वेलकम फ्यूचर आईटीएंस। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन वेक्टर कैलकुलस। सो इस लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि हम बेसिक से हायर मैथमेटिक्स में जा रहे हैं, तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि वेक्टर्स का बिल्कुल बेसिक। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वेक्टर होता क्या है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले ना आपको एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए, जो कि होती है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैं वो वाली डेफिनेशन आपको नहीं कराऊंगी। इसके अलावा हम एक ऐसी डेफिनेशन करेंगे जो कि बिल्कुल न्यू है, और आई थिंक अगर कोई आपसे पूछते कि वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, तो उसको आप डिस्क्राइब भी कर पाओगे इस डेफिनेशन की हेल्प से। तो आप बोल सकते हो कि वेक्टर जो है इट इज़ ओनली a directed line segment या a quantity which represent all the properties of a directed line segment। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता क्या है। ठीक है, तो हम आज जो पढ़ रहे हैं वो है वेक्टर, और इससे पहले मैं एक टॉपिक करा रही हूँ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के लिए आपको क्या नाम से क्लियर हो रहा है कि लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और एक डायरेक्टेड वर्ड है, तो इसका मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन का पार्ट, लाइन का सेगमेंट। और डायरेक्टेड बोला हुआ मतलब उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है वो तीन चीज़ें मतलब सामने आ रही हैं। नंबर वन जो है, जो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ये एक अनलिमिटेड लाइन का एक पार्ट होगा, मतलब सेगमेंट होगा। ये एक अनलिमिटेड लाइन है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, ये अनलिमिटेड लाइन है। अनलिमिटेड लाइन जो है, इसका अगर मैं एक सेगमेंट ले लूँ, एक पार्ट ले लूँ, तो ये बन गया मेरा एक लाइन सेगमेंट। अब अगर इस लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन मैं मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बोल दूँ कि जैसे ये इस साइड से इस साइड तक मूव कर रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन भी फिक्स होगी। तो लाइन सेगमेंट की मैंने डायरेक्शन ले ली, तो मतलब ये क्या बन गया, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही मैं क्या बोलती हूँ, एक वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर को मैं ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहली जो होती है वो होती है सपोर्ट, सेकंड जो होती है वो होती है सेंस, और थर्ड जो होती है वो होती है लेंथ। तो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है, या वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। ठीक है, जो तीन प्रॉपर्टीज से मिलकर बनेगा। नंबर वन इज सपोर्ट, नंबर टू इज सेंस, नंबर थ्री इज लेंथ। सपोर्ट कैसे, कि हम वेक्टर को ऐसे तो ले नहीं सकते ना अगर उसके पास कुछ सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो सपोर्ट क्या होगी, ये अनलिमिटेड लाइन होगी। तो सपोर्ट का मतलब एक अनलिमिटेड लाइन। दूसरा क्या है, सेंस। सेंस का मतलब डायरेक्शन। ठीक है, या सेंस से पहले आप लेंथ कर लो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अनलिमिटेड लाइन के ऊपर अगर हम कुछ एक लेंथ डिस्क्राइब कर दें, लेंथ का मतलब है इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट बोल सकते हो। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, अगर हम एक अनलिमिटेड लाइन के ऊपर एक इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट डिस्क्राइब कर दें, ठीक है, मतलब हमने एक अनलिमिटेड लाइन ली है जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक मूव कर रही है, बट इसके ऊपर हमने एक इनिशियल पॉइंट ले लिया कैपिटल ए एंड एक फाइनल पॉइंट ले लिया कैपिटल बी। तो ये जो बीच वाला हमारे पास हिस्सा बचा है ना, एक सेगमेंट बचा है, बट इसकी हमने डायरेक्शन भी फिक्स कर दी। थर्ड क्या है, सेंस। सेंस का मतलब डायरेक्शन हमने फिक्स कर दी कि जो हमारा ये वाला मतलब लाइन सेगमेंट है, ये मूव कर रहा है, ये डायरेक्ट हो रहा है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी टू ए, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उसको देखते हो। ए टू बी बोल सकते हो और बी टू ए भी बोल सकते हो। है कि वेक्टर हमारा क्या है, वेक्टर इज़ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसके अलावा वेक्टर ज़्यादा कुछ ऐसा बड़ी क्वांटिटी नहीं है जो हमें नहीं पता, तो वेक्टर इज़ नॉर्मली अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, राइट। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन के लिए वही तीन चीज़ें काम में आएंगी। ठीक है, सपोर्ट का तो चलो रिप्रेजेंटेशन के अंदर कोई काम नहीं है, बट सेंस और लेंथ का काम है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, हमारे पास एक अनलिमिटेड लाइन ही ले ली हमने। ठीक है, अनलिमिटेड लाइन के लिए हमने ये ले लिया, ये अनलिमिटेड लाइन है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चली थी। इसका छोटा सा हिस्सा लिया, मैंने ले लिया ओ और ए। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने इसकी लेंथ तो ले ली ओ से लेके ए तक। अब मैंने इसकी डायरेक्शन भी फिक्स कर दी कि जो वेक्टर है वो ओ से ए की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाएगा ओ ए, और क्योंकि मैंने डायरेक्शन फिक्स की है तो इसलिए इसके ऊपर ये वाला निशान हो जाएगा। तो जो ये वाला निशान है ना, ये एक वेक्टर को डिनोट करता है। अब समझ आ गया कि वेक्टर और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का कैसे कनेक्शन है आपस में। ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की ही मैंने मतलब लिखा है, इसको रिप्रेजेंट किया, बट ये वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट और वेक्टर में कुछ डिफरेंस नहीं है, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये होगी इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, नोटेशन पढ़ लेते हैं। अब हर बार आप एक पूरा मतलब जैसे इनिशियल और फाइनल पॉइंट को अगर ना लिखना चाहो, ठीक है, जैसे मैं क्या लूँ, 2D ले लेती हूँ, 2D स्पेस, 2 डायमेंशनल स्पेस। यहाँ पे वेक्टर ले लिया ओरिजन, और ये कोई वेक्टर है बी, ए और बी। ए जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिया, और जो बी है वो मैंने वाई एक्सिस के ऊपर ले लिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ कि ओ से लेके ए तक का वेक्टर मैं हर बार ओ ए फिर ओ बी ये ना लिख के इसको एक छोटा नाम दे सकती हूँ, स्मॉल जैसे अल्फ़ाबेट लिख दो ए वेक्टर, कि ए वेक्टर जो है वो क्या है, ओ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो डिनोट जो है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट से किया जाता है ऐसे,
और जो रिप्रेजेंट है वो हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं भाई ओ ए, मतलब यहाँ से ना दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इनिशियल पॉइंट इज ओ, फाइनल पॉइंट इज ए एंड द वेक्टर मूविंग फ्रॉम ओ टू ए, इससे ये क्लियर हो जाता है। अगर इसको ऐसे लिखा हो ए ओ वेक्टर, तो वही इनिशियल फाइनल कुछ भी हो सकता है दोनों में से, बट द वेक्टर इज मूविंग फ्रॉम ए टू ओ, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा वेक्टर हो गया, वेक्टर की डेफिनेशन होगी, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, वेक्टर की नोटेशन होगी। अब एक नई टर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देती हूँ, वो होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो होता है मैग्नीट्यूड। कि मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मतलब है कि लेंथ एक तरह से, ठीक है, वेक्टर जो है उसकी लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो लेंथ मैंने ये बताया था कि ए से लेके बी तक की जो लेंथ होती है ना, वो ये वर्ड था ना लेंथ। लेंथ का मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मतलब कितनी उन्होंने वहाँ पे डिस्टेंस बोल लो, कि डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड लेंथ, राइट। तो मैग्नीट्यूड भी वैसे ही है। अब ये तो सबको पता होता है कि जो लेंथ है वो हमारी एक मतलब सिंपल से एक क्वांटिटी आएगी, राइट, मतलब इन सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो वैसे ही मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी हमारी एक मतलब एक नंबर आता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि पूरे एक वेक्टर की वैल्यू आ जाती है, एक नंबर आता है। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, वेक्टर है जो, वेक्टर के अगर दोनों साइड ये हम लगा दें तो ये होता है मैग्नीट्यूड। इसको हम मॉडुलस भी बोलते हैं। ठीक है, मैथ्स में अगर पढ़ा हो तो मॉडुलस बोलते हैं इसको। बट ये तरीका जो होता है कि मैग्नीट्यूड लिखने का होता है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी तो खैर वेक्टर का हमने नहीं पढ़ा 3D के अंदर 2D के अंदर, बट नॉर्मली मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर मैं ए बी वेक्टर को ऐसे डिनोट कर रही हूँ तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, प्रेजेंटेशन होगी और कैसे डिनोट किया जाता है वो हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब जो अगली टर्म है वो मैं बता देती हूँ, वो है हमारा वेक्टर के टाइप्स। ठीक है, वेक्टर के टाइप्स जो हैं वो हम कर लेते हैं। तो पहला जो टाइप है हमारा वेक्टर का वो है नल वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर किसे बोलते हैं, नल वेक्टर यहाँ मैंने लिखा हुआ है वैसे, नॉर्मली नल वेक्टर जो है वो हम जीरो वेक्टर को बोलते हैं। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, ठीक है, उसको हम बोलेंगे नल वेक्टर। मैग्नीट्यूड अगर हो जाए ज़ीरो, मैग्नीट्यूड मतलब ये वाली चीज़, अगर ये जो है ये ज़ीरो हो जाए तो उसको हम बोलते हैं नल वेक्टर। तो ये ध्यान रखना कि नल वेक्टर किसे बोलेंगे। अब ये चीज़ कब आएगी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक और डेफिनेशन हम नल वेक्टर की दे देंगे यहाँ पे। ये तो बेसिक है, ये तो सबको पता ही होती है, नाम से क्लियर होता है। नल वेक्टर जीरो वेक्टर मतलब एक वेक्टर जिसकी लेंथ जीरो है या जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, ठीक है, वो हमारा नल वेक्टर हो जाएगा। बट अगर कोई आपसे पूछे थोड़ा आपको अलग जवाब देना हो तो इसका आंसर ये हो सकता है कि नल वेक्टर वो होता है जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ना एक ही पॉइंट पे हो जाए, क्योंकि लेंथ तभी नहीं होगी ना। ठीक है, अगर आप एक जगह पे इस टाइम खड़े हो, ठीक है, आपको वापस घूम के उसी जगह पे आना है, ठीक है, तो वो एक क्लोज्ड कर्व बनाता है ना। तो जब आप लेंथ फाइंड करोगे उसी पॉइंट से उसी पॉइंट के बीच की, तो डिस्टेंस कितनी आएगी, जीरो आएगी ना। तो उस वेक्टर को नल वेक्टर बोलते हैं। मतलब व्हेन आपका जो इनिशियल पॉइंट है, व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल मतलब जहाँ पे टर्मिनेट होता है, फाइनल पॉइंट भी बोल सकते हो। टर्मिनल पॉइंट जिसको ठीक लगता है टर्मिनल पॉइंट यूज़ कर ले, फाइनल पॉइंट जिसको ठीक लगता है वो फाइनल पॉइंट यूज़ कर ले। तो व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड, जब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करेंगे तो उस टाइम पे जो वेक्टर की वैल्यू आएगी वो नल वेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। ठीक है, जब इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, एक ही पॉइंट की हम बात करें, वो इनिशियल हो वही फाइनल हो, तो वो वेक्टर नल वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो है वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमारा वन हो जाए। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है यूनिट, यूनिट का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो वन हो जाए, उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर वन हो जाता है तो उसको हम बोल देंगे यूनिट वेक्टर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, ए कैप। ठीक है, ए कैप। और ये निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर जो हमें गिवन हो, जिसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो वो हमारा यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो ये यूनिट वेक्टर निकालने का जो है फॉर्मूला होता है ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक यहाँ पे मैं एक नोट बता देती हूँ कि जो यूनिट वेक्टर होता है ना उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास वन होता है। कैसे पता चला, ये जो डेफिनेशन है इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लो। जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड का गेन मैग्नीट्यूड देखो, अगर आपके पास एक वो था वेक्टर था, उसका मैग्नीट्यूड आपने निकाला 5 आया, 5 का गेन मैग्नीट्यूड करोगे 5 ही आएगा ना, क्योंकि लेंथ हमारी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नेगेटिव कोई भी एक नेगेटिव क्वांटिटी होती है उसका जब मॉडुलस लेते हो तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। बट लेंथ हमारे पास ऑलवेज पहले से ही ऑलरेडी जो है पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का गेन मैग्नीट्यूड लोगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो मैग्नीट्यूड का गेन मैग्नीट्यूड नॉर्मल मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई वेक्टर मैग्नीट्यूड, बोथ आर कैंसिल विद ईच अदर, सो वी गेट वन। तो यहाँ से ये क्वांटिटी आई है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो वन होता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि एक यूनिट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है।
और यूनिट वेक्टर हम किसे बोलते हैं, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है, तो उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। उसके बाद बारी है इक्वल वेक्टर की, कि व्हाट इज इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर जो है ना हम डेफिनेशन से समझते हैं। मैंने वेक्टर की डेफिनेशन क्या बताई थी, जिसके अंदर 3 चीज़ें होंगी, एक होगा सपोर्ट, दूसरा होगा हमारा लेंथ और तीसरा होगा हमारा सेंस, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर ना उन वेक्टर्स को बोलते हैं जो इन तीनों क्वांटिटीज़ में सेम परफॉर्म करें। मतलब 2 वेक्टर है आपके, एक वेक्टर है ये स्मॉल a और एक वेक्टर है ये स्मॉल p, ठीक है। अब दोनों का सपोर्ट सिस्टम सेम होना चाहिए। अब सेम होने का मतलब क्या है कि एक ही लाइन पे होना चाहिए, नहीं, सपोर्ट सिस्टम एक होने का मतलब दोनों अनलिमिटेड लाइन हो, या तो दोनों सेम हो, एक ही लाइन हो, या फिर पैरेलल हो, ठीक है। क्योंकि पैरेलल भी एक तरह से एक मल्टीपल होती है एक दूसरे का, तो आप पैरेलल भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। ये थोड़ा सा मतलब इसमें अलग है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि सपोर्ट सिस्टम जो मैं कह रही हूँ, सपोर्ट सिस्टम का मतलब यहाँ पे है कि या तो हमारी जो अनलिमिटेड लाइन है या तो वो सेम हो, ठीक है, और या फिर वो पैरेलल हो। ये चीज़ आप याद रखना कि अनलिमिटेड लाइन जो है वो सेम भी हो सकती है और पैरेलल भी हो सकती है, ठीक है। तो सपोर्ट हो गया। उसके बाद लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ का मतलब है कि दोनों की लेंथ सेम हो। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर ही हो, अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर ही हो, ठीक है, लेंथ हो गया। सेंस, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर एक जो है वो इनिशियल टू फाइनल पॉइंट मूव कर रही है तो दूसरी भी इनिशियल टू फाइनल होनी चाहिए, फाइनल टू इनिशियल ना हो, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर्स उन वेक्टर्स को बोलते हैं जिनका सपोर्ट सिस्टम, जिनकी लेंथ और जिनकी सेंस इक्वल होती है, ठीक है। जिनकी सपोर्ट, जिनकी सेंस और जिनकी लेंथ तीनों इक्वल होती हैं, उनको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। अगर तीनों में से एक में भी प्रॉब्लम हुई तो वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब उसके बाद है को इनिशियल वेक्टर्स की। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर का मतलब है कि अगर हमारे पास वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, अगर वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट कॉमन है, फॉर एग्जांपल आपने एक वेक्टर लिया, मतलब एक पॉइंट लिया, इनिशियल पॉइंट वो ले लिया ओ। अब ओ से आपका एक वेक्टर चला गया, मतलब एक लाइन ये थी, इस लाइन पे वेक्टर ले लिया मैंने ए वेक्टर, मतलब ओ ए ले लो, और दूसरा वेक्टर मैंने ले लिया बी, मतलब ओ बी, और तीसरा वेक्टर मैंने ले लिया सी वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर जो है इन तीनों के पास इनिशियल पॉइंट सेम है। मतलब 3 वेक्टर कौन कौन से, ओ ए, ओ बी और ओ सी, और तीनों के पास ना एक इनिशियल वेक्टर कॉमन है ओ, तो इनको बोल देंगे को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। उनको हम लाइक कब बोलेंगे, अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन में वेक्टर हो दोनों। मतलब जैसे एक वेक्टर मैंने ले लिया ये वाला वेक्टर और एक वेक्टर मैंने ले लिया ये वाला वेक्टर। अब पैरेलल हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों वेक्टर्स जो हैं वो उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। लाइक और अनलाइक यहाँ ना डायरेक्शन पे बेस्ड है। तो अगर दो ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम है, दैट वेक्टर या दोज वेक्टर आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। एंड अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो उसको बोलेंगे अनलाइक वेक्टर। अब देखो यहाँ पे ना तो सपोर्ट की बात है ना लेंथ की बात है, यहाँ पे सिर्फ सेंस की बात है। तो लाइक एंड अनलाइक वेक्टर आर बोथ बेस्ड ऑन द सेंस, मीन्स इफ they have the same sense are called like vectors, and if they have opposite sense that means they are called unlike vectors, ठीक है। तो ये आप सेंस के ऊपर बेस्ड है। देखो इक्वल वेक्टर्स के अंदर 3 की बात थी, सपोर्ट, लेंथ और सेंस तीनों की बात होती है, तीनों बराबर होनी चाहिए। लाइक और अनलाइक के अंदर सिर्फ सेंस पे बात आ गई, सपोर्ट और लेंथ अलग होगी। कोलिनियर के अंदर जो है वो सिर्फ सपोर्ट की बात है, दोनों के पास सपोर्ट सिस्टम जो है वो सेम होना चाहिए। कोलिनियर उनको बोलेंगे। सपोर्ट सिस्टम सेम कब हो सकता है, या तो दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, ठीक है, यही हो सकता है ना कि वेक्टर्स जो हैं 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको क्या लें, जैसे एक वेक्टर मैंने ले लिया, ये वाला वेक्टर ले लिया ए वेक्टर ए बी, और दूसरा वेक्टर मैंने ले लिया सी डी बी वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर ले लिया, इसको थोड़ा सा अलग कलर से बता देती हूँ, एक वेक्टर ले लिया ये, एक वेक्टर ले लिया ये, तो ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये वेक्टर है बी वेक्टर। अब दोनों सेम लाइन पे हैं, ठीक है, तो दोनों सेम लाइन पे हैं, इसका मतलब दोनों क्या हो गए, कोलिनियर वेक्टर हो गए, ठीक है। अब देखो अगर सेम लाइन पे हैं तो मतलब दोनों एक दूसरे के मल्टीपल होंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ के इंटू में सी डी, वेयर के इज सम मल्टीपल, मतलब के कुछ भी हो सकते हैं, इंटीजर, रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि एक लाइन पे लाई कर रहे हैं ना। तो यहाँ से मैं ये भी कह सकती हूँ कि 2 वेक्टर्स अगर एक दूसरे के मल्टीपल दिख रहे हों तो वो कोलिनियर वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड मेथड विच यू यूज्ड इन द क्वेश्चंस, ठीक है, कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के मल्टीपल दिख रहे हों तो उनको हम कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। बट अगर वैसे डेफिनेशन देखें तो जिनके पास सेम सपोर्ट सिस्टम होगा वो कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर किसे बोलते हैं, कोप्लेनर नाम से क्लियर हो रहा है, प्लेनर मतलब सेम प्लेन में लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई कर रहे हो, सेम प्लेन में भी हो सकते हैं या पैरेलल प्लेन में भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको हम कोप्लेनर वेक्टर बोल सकते हैं। ऐसे कोलिनियर में भी हम यही बोल सकते हैं, नहीं कोलिनियर में तो सेम ही लाइन होगी, कोप्लेनर में आप ऐसे बोल सकते हो कि तो सेम प्लेन में लाई कर रहे हो, जैसे ये हो गया एक वेक्टर, ये हो गया, ये एक्स वाई प्लेन है हमारा, ठीक है, इसमें एक लाइन ये होगी, दूसरी लाइन होगी ये, तो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। पैरेलल प्लेन में भी हो सकते हैं। पैरेलल प्लेन कौन कौन से प्लेन होंगे, पैरेलल प्लेन का मतलब ये और ये वाला प्लेन होगा,
एक दूसरे के पैरेलल है नहीं, परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो, है ना। तो कोई दो ऐसे प्लेन, मतलब जैसे ये वाला प्लेन ले लो, अगेन कोई एक्स वाई है पर एक्स डैश एंड वाई डैश टाइप ले लो, तो इस टाइप से एक लाइन है, इस टाइप से एक लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, है ना। तो इस टाइप से आप ले सकते हो। तो कोप्लेनर वेक्टर का मतलब दो ऐसे वेक्टर्स जो या तो सेम प्लेन में लाई कर रहे हो या पैरेलल प्लेन्स में लाई कर रहे हो, मतलब एक ये, ठीक है। अब बारी है लोकलाइज्ड वेक्टर्स की। लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब क्या होता है? लोकलाइज्ड का मतलब लोकलाइज्ड नाम से क्लियर हो रहा है, मतलब फिक्स्ड, ठीक है। तो एक ऐसे वेक्टर्स जिनका फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट हो, ऐसे वेक्टर जिनका फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट हो, मतलब इनिशियल पॉइंट चेंज ना हो, इनिशियल पॉइंट जो है फिक्स्ड कर दिया जाए बिल्कुल, ठीक है, उसको हम लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर का एग्जांपल ना फोर्स हो जाता है। फोर्स एक लोकलाइज्ड वेक्टर की उसमें आता है, क्वांटिटी में आता है। अगर हमें, लेकिन फोर्स तब लोकलाइज्ड बनेगा अगर हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड, उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन और एक होता है डायरेक्शन, अगर वो तीनों गिवन हो, मतलब सपोर्ट, सेंस और लेंथ अगर तीनों गिवन हो, तो फोर्स जो है लोकलाइज्ड क्वांटिटी बन जाती है, बिकॉज उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसका जो इनिशियल पॉइंट होता है ना वो फिक्स्ड हो जाता है। तो लोकलाइज्ड के एग्जाम्पल में हम फोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो लोकलाइज्ड हो गया। नेक्स्ट जो है वो है अनलोकलाइज्ड। अब अनलोकलाइज्ड और या फिर फ्री आए, दोनों का ना मतलब सेम है। या तो अनलोकलाइज्ड लिखो या फ्री वेक्टर लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। तो अनलोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड तो नहीं हो, है ना, नाम से क्लियर हो गया। अनलोकलाइज्ड मतलब नॉट फिक्स्ड पॉइंट, इनिशियल, नॉट फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट अगर फिक्स्ड ना हो तो उसको बोलेंगे अनलोकलाइज्ड या फ्री वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर की नेगेटिव, एक वेक्टर का नेगेटिव कब होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेक्टर लिया ए वेक्टर, ठीक है, उसकी डायरेक्शन ये है। अब दूसरा वेक्टर लिया सेम लेंथ का, लेंथ जो है वो दोनों की सेम ली, बट उसकी डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी ये, ठीक है। ये वेक्टर ले लिया बी, तो बी क्या है? ए के बराबर है बट उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, तो बी बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ ए के, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी, बट वैसे वो ए के बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। क्योंकि जब आप मैग्नीट्यूड लोगे ना तो ये बनेगा, और नेगेटिव का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो यही होता है, ठीक है। तो दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है बट दोनों का जो सेंस है ना वो अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे दो चीज़ों पे बात हुई है, सेंस तो होगी अपोजिट बट जो लेंथ है वो होगी इक्वल, तो उसको हम नेगेटिव ऑफ वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन पता चल गई, बी बराबर माइनस ऑफ ए, राइट। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर्स की। एडिशन करने के लिए हमारे पास दो लॉ होते हैं। जो पहला लॉ है वो है ट्रायंगल लॉ एंड द सेकंड लॉ इज पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ के अंदर क्या होता है, जैसे आपको कोई भी दो वेक्टर्स दिए हुए हैं जिसको हम ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, मतलब एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और एक वेक्टर दिया हुआ है ऐसे, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर ऐसे दिए हुए हैं। अब क्या करो, इनको ना एक ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, मतलब पैरेलल, इसके पैरेलल लाइन ले ली ये मैंने, तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ले लिया ओ, और दूसरी इसके पैरेलल लाइन ले ली ऐसे, ये वेक्टर ले लिया बी, ठीक है। यहाँ पे नाम दे लो कुछ भी, ए बी, पैरेलल है ना ये बिल्कुल इसके पैरेलल, अगर इसको आगे बढ़ाओगे और ये इसके पैरेलल है बिल्कुल, ठीक है। तो ट्रायंगल लोग क्या कहते हैं कि जो थर्ड वेक्टर है ना एडिशन, वो कैसे आएगी, वो आएगी ओ से बी तक की वैल्यू की, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन अपोजिट का मतलब ऐसे, वैसे तो ट्रायंगल ट्रायंगल के अंदर हमें डायरेक्शन जब कैसे चलती है, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी ना, बट इसकी डायरेक्शन एडिशन की जो डायरेक्शन होगी वो होगी ओ से लेके बी तक की, ना कि बी से लेके ओ तक की। तो एडिशन कैसे लिखेंगे कि ओ बी जो वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, ओ ए प्लस में ए बी, डायरेक्शन देख लो ना, ओ से लेके ए तक, फिर ए से लेके बी तक, ठीक है। डायरेक्शन के ऊपर बात हो रही है यहाँ, ओ से लेके ए से लेके बी, तो किसके बराबर होगी, ओ बी के, मतलब ओ बी जो है वो किसके बराबर हो गया, ए प्लस बी के। तो ये एडिशन होती है ट्रायंगल लो की। हम लोग जो है वो क्या कहता है, आपके पास जैसे एक वेक्टर जो है वो दिया हुआ है इस तरीके से और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है इस तरीके से, तो पैरेललोग्राम लोग क्या कहते हैं, आप ना इसको एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो इस तरीके से, तो जो इनका सम आएगा ना वो आएगा डायगोनल के जितना, और डायगोनल के जो सम है वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो पैरेललोग्राम लॉ के अंदर होता है कि सम जो है दो वेक्टर्स का वो रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू डायगोनल, ठीक है। और ट्रायंगल के अंदर क्या था, ट्रायंगल के अंदर था कि दो वेक्टर्स का जो सम है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा थर्ड साइड की हेल्प से, बट थर्ड साइड की जो डायरेक्शन है ना वो हमारी अपोजिट हो जाएगी, मतलब वैसे तो ऐसे होनी चाहिए थी बट डायरेक्शन उसकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है ट्रायंगल लॉ और ये होता है पैरेललोग्राम लॉ। तो दोनों की हेल्प से जो एडिशन है वो क्या आई है, ए प्लस बी, मतलब दो वेक्टर्स को आप नॉर्मली ऐड कर दो वो एडिशन हो जाएगी, ठीक है। अब जो अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये प्रॉपर्टी है, वो हम पढ़ लेते हैं, वो है सब्ट्रैक्शन, वो है हमारे पास सब्ट्रैक्शन
और मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स की नॉर्मल नहीं होती, उसके अंदर थोड़ा सा अलग कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर पढ़ रहे हैं। सब्ट्रैक्शन तो सिंपल है, आप जो नेगेटिव ऑफ वेक्टर पढ़ा है ना ए वेक्टर, और नेगेटिव ऑफ वेक्टर पढ़ा है बी जो इसके बराबर है, सब्ट्रैक्शन का मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, एक वेक्टर उसके नेगेटिव को, तो इसका मतलब यही हुआ ना। तो ऐसे आप सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हो नॉर्मल, ठीक है। मतलब एक्चुअल मैथमेटिक्स में तो ऐसे लिखा जाता है, बट वेक्टर्स में ऐसे नहीं लिखना। वेक्टर्स में एडिशन होगी बट नेगेटिव वेक्टर्स के साथ, ठीक है। तो वो जाएगी सब्ट्रैक्शन। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मतलब आपको कोई भी एक वेक्टर दे दिया ए, तो इसको किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि ए वेक्टर है ना, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, नॉर्मली उस स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। अब ऐसे मैग्नीट्यूड लोगे ना, तो स्केलर ये जो स्केलर आपने लिया है ये मैग्नीट्यूड से बाहर आ जाएगा, मतलब अगर आप ऐसे लोगे तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगली टर्म जो है वो हम पढ़ रहे हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? पोजीशन वेक्टर का मतलब अगर आपके पास एक फिक्स्ड पॉइंट दे दिया इनिशियल पॉइंट, ठीक है, ओ, और यहाँ से एक अनदर वेक्टर दे दिया ए, मतलब वेक्टर नहीं मतलब फाइनल पॉइंट कह लो, ठीक है, फाइनल पॉइंट आपका हो गया ए। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब है ओ ए वेक्टर, ये होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जो एक जो लाइन सेगमेंट है ना उसकी पोजीशन को आपको बता रहा हो, ठीक है, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो वो जाएगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर जो है ना, कई बार ऐसा बोल देते हैं कि एक वेक्टर कोई भी एक सिंपल वेक्टर दिया हो उसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आप कैसे दोगे, कैसे मतलब उसको एक्सप्रेस करोगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने दो वेक्टर्स लिए, एक वेक्टर ले लिया ए, एक वेक्टर ले लिया बी। सॉरी यहाँ पे ना ए और बी को वेक्टर मत मानो, देखो ओ से लेके ए तक की जो पोजीशन वेक्टर है वो हो जाएगा ओ ए वेक्टर, और ओ से लेके बी तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो जाएगा ओ बी वेक्टर, ठीक है। अब हमें एक नया वेक्टर निकालना है और उसको रिप्रेजेंट करना, उसको एक्सप्रेस करना है पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक वेक्टर ले लिया ए से लेके बी तक का, ट्रायंगल लो लगाओ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है मान लो ओ से लेके ए तक की डायरेक्शन ये थी, ओ से लेके बी तक की डायरेक्शन हमारे पास जो है वो एक तरह से ये लो ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन वैसे तो ये वाली होनी चाहिए थी, है ना, ट्रायंगल जो है वो ऐसे चलती है, मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे, सॉरी ऐसे, ठीक है। ट्रायंगल का जो साइकिल होता है वो ऐसे ही चलेगा ना, इस तरफ फिर इस तरफ फिर इस तरफ, बट हमने अपोजिट ले लिया, ठीक है। तो जो ए बी है ना उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में। वैसे तो सिंपल ये लिख सकते हैं हम ऐसे, ए बी वेक्टर है ना, ट्रायंगल की हेल्प से कि ये इन दोनों का सम हो जाएगा, बट वैसे पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, जो ए बी है वो लिखा जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसे लिखा जाता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, ओ बी वेक्टर, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, ओ ए वेक्टर। तो ए बी जो है ना वो ऐसे लिखा जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। जैसे अब ये वाला जो तरीका है ना ये क्वेश्चंस में यूज़ होगा, इसीलिए आपको बता रही हूँ। वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब अभी कुछ ज़्यादा समझने की बात नहीं है, बट क्वेश्चंस में इसका यूज़ होगा तो इसलिए, मतलब कोई भी अगर आपको एक वेक्टर निकालना होगा ना, जैसे इसकी डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर है, इसकी डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, तो अगर आपको ये निकालना होगा ना, इसकी मैग्नीट्यूड नहीं यहाँ पे बोल रही मैं, ठीक है, ये तो लेंथ होगी, मैग्नीट्यूड होगी, मतलब वैल्यू ले लो कि एक्स एक्सिस के ऊपर ये 5 किलोमीटर जो है वो चली है, और वाई एक्सिस के ऊपर ये 0 किलोमीटर चली है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट ना कुछ ऐसा 5,0 से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 0,4 से, है ना। तो जो इसकी वैल्यू होगी ना, इसकी वैल्यू जो है ये ए है ये बी है, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, बी माइनस ए, मतलब 0,4 माइनस 5,0, ऐसे इसको सोल्व करके जो भी आएगा इस पॉइंट में से ये पॉइंट माइनस करके, इस पॉइंट में से ये पॉइंट माइनस करके, तो वो वैल्यू होगी हमारी ए बी की। ऐसे आप फाइंड कर सकते हो पोजीशन वेक्टर, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास एक वैल्यू निकालनी आ जाती है लेंथ, ठीक है, कि जो ये वेक्टर है इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। मैंने शुरू में बताया था कि मैग्नीट्यूड निकलता है ऐसे करके, है ना, बट अब इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज़ होगा वो मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक ए है, इसकी वैल्यू मैंने ले ली x1 y1, ऐसे बी मैंने ले लिया x2 y2 मतलब x कोऑर्डिनेट और y2D में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे 2 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन की अगर बात करूँगी तो यहाँ पे z1 पॉइंट एंड z2 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को क्या निकालना है, ए बी वैक्टर निकालना है। तो ए बी वैक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है वो क्या होगा, ओ बी वेक्टर होगा ना। ओ बी वेक्टर कैसे निकलता है, ओ बी वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को जो है, एक तो ये चीज़ कि ओ बी जो है वो कैसे निकलेगा वो बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 2D की भी बात कर लेती हूँ, 3D को भी नहीं इंक्लूड कर रही हूँ। तो एक्स के साथ जो हमारा एक यूनिट वेक्टर चलेगा ना उसको हम बोलेंगे आई कैप, ठीक है, और वाई एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर चलेगा उसको बोलेंगे जे कैप, और जेड एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर चलता है ना उसको बोलते हैं के कैप, ठीक है। ये तीनों यूनिट वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। बट अगर 2D की बात करो तो आप जेड वाला नहीं लोगे, ठीक है।
तो इसका मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया ए, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया बी, ठीक है। अब क्या किया, जो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया है ना, ये मैंने लिया x1, y1 है ना, लेकिन अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगी ना, मतलब ओ ए को लिखूँगी, तो ओ ए को लिखने का तरीका ये होगा x1i, ठीक है, प्लस में y1j, ये मेरा ओ ए हो जाएगा, मतलब वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर को ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है, x1i प्लस y1j। ऐसी b की वैल्यू क्या थी, x2, y2 थी, पर जब आप ob फाइंड करोगे ना, ob फाइंड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, x2i प्लस y2j। ऐसे अगर 3D है तो इसमें जो है z1k इंक्लूड हो जाएगा, इसमें जो है z2k इंक्लूड हो जाएगा, अगर हमारे पास 3D है तो, ठीक है। तो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अब आपको OA मिल गया, OB मिल गया है ना, तो AB का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड से पहले हमें AB वेक्टर चाहिए होगा, तो AB वेक्टर क्या बताया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या है अभी x2i प्लस y2j, इसमें से माइनस करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ A, मतलब x1i y1j, बिकॉज वी डिस्कस हियर अबाउट 2D नॉट 3D। 3D है तो आप थर्ड वेक्टर भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, ये भी वेक्टर। बट अब हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ऐसे, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है वो मैं तरीका सिखा देती हूँ। उसमें होगा रूट, और रूट के अंदर जो i का कोऑर्डिनेट है ना, x2 माइनस x1, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और जो ये है इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। ऐसे अगर z इंक्लूड होता तो उसमें हो जाता z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है। मैं उसके बाद जो अगली टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से समझना, ठीक है, कि वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। वेक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है ना, वो हमारे पास, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन कह लो या प्रोडक्ट कह लो, ठीक है, वो हमारे पास जो है ना 2 टाइप का होता है। नंबर 1 होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, और जो दूसरा है वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो 2 नाम है इसके, या तो वेक्टर प्रोडक्ट और या क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट जो हम 2 वेक्टर्स का, वो इस टाइप से पढ़ते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, फॉर एग्जांपल मेरे को 2 वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये मैंने डिनोट करके बता दिया था कैसे होता है। तो डॉट प्रोडक्ट को लिखा जाता है ए डॉट बी, और क्रॉस प्रोडक्ट को लिखा जाता है ए क्रॉस बी, ठीक है। फॉर्मूले होते हैं इनके दोनों के, तो फॉर्मूले बता देती हूँ एक बार। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा जो है ना, वो ए और बी के बीच का एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी की, और ए और बी के बीच का एंगल कितना है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक। अभी बेसिक फॉर्मूला है ये, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के अंदर क्या फ़र्क है। सिर्फ इसके अंदर फ़र्क है हमारे पास कॉस थीटा एंगल आता है, इसके अंदर फ़र्क है साइन थीटा एंगल आता है, ठीक है। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो होता है, ठीक है। अब इनको फाइंड कैसे करते हैं, और मतलब इनका क्वेश्चंस में कैसे यूज़ होता है वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना हमारा, जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है कि ए वेक्टर जो है वो हमें दे दिया ऐसे, ए वेक्टर जो है वो दे दिया a1i a2j, मैं 2D की बात कर लेती हूँ और 3D की भी लिख देती हूँ a3k, ठीक है। और बी वेक्टर दे दिया b1i b2j और b3k, ठीक है। तो हमें निकालना है a डॉट b। a डॉट b जो है वो क्या होगा, आई वाले कोऑर्डिनेट। वैसे तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर हमें ऐसा कुछ दे रखो कि x प्लस वाई और फिर x माइनस वाई, हम कैसे मल्टीप्लाई करते थे, हम मल्टीप्लाई करते थे पहले इसकी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बन जाता था माइनस एक्स वाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते थे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते थे, ऐसे होता था, ये दोनों कैंसिल हो जाते थे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाता था, राइट। ऐसे मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी ऐसी होती है, पहले इसकी इन तीनों के साथ, मतलब बारी बारी से ऐसे, ठीक है। बट यहाँ पे ना एक फ़र्क होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो क्या होता है, जब आप a1i की b1i के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे ना a1 b1 बन जाता है, वो i कैंसिल हो जाता है। उसका रीज़न क्या है कि जो i है ना उसका डॉट प्रोडक्ट i के साथ 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही जब a1 को b2j के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे a1 b2 तो आ जाएगा, बट i और j का जैसे डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो बन जाएगा 0। तो ये ध्यान रखना है कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर ना जब आप यूनिट वेक्टर को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करते हो तो वो 1 बन जाता है, बाकी सबके साथ उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आता है। ऐसे ही आई का k के साथ 0 आएगा डॉट प्रोडक्ट, ऐसे ही जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट तो 1 आएगा, बट जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, जे का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो ये इस वजह से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे तो मल्टीप्लाई ऐसी होती है, बट जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्योंकि ये वाले हमारे पास प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएंगी, तो इसीलिए जो आंसर आएगा वो आएगा a1 b1 a2 b2 एंड a3 b3, क्योंकि k डॉट k 1 होएगा, k का इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0, j डॉट j 1 हो जाएगा, बाकी सबके साथ 0, तो इसीलिए आंसर ये आता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब क्रॉस प्रोडक्ट करूँगी तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है, डिटरमिनेंट लिखना पड़ता है, और डिटरमिनेंट के अंदर जो है ना
ऐसे आता है। यहाँ पे पहली जो रो होती है वो होती है आई जे के, सेकंड रो जो होती है ए के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं A1 A2 A3 और बी इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं B1 B2 B3। सिर्फ एक लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो रह जाती है, वो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ क्या है। पहला होता है डायरेक्शन रेशियोज और सेकेंड आ जाती है डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, जैसे आपका एक वेक्टर था ये, है ना, तो इसके जो आई के कोऑर्डिनेट, जे के कोऑर्डिनेट और के कोऑर्डिनेट है ना, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, मतलब जो डायरेक्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो A1 A2 A3 को अगर मैं इस तरीके से लिख देती हूँ तो ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हो जाते हैं, ठीक है। आई जे और के, मतलब आई एक्स एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर चलता है उसका कोफिशिएंट, जे के साथ जो कोफिशिएंट है और के साथ जो, तो दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, अगर यही जो A1 है, अगर इसको मैं पूरे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दूँ, A2 को पूरे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दूँ और A3 को पूरे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दूँ, तो दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के अलग से कुछ और वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे हायर प्रोडक्ट। तब तक के लिए ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।